नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। टीवी के स्क्रीन और अखबार के पन्नों से हमारे आपके जरूरी मुद्दे गायब हो चुके हैं। हमको लगातार अलग अलग विषयों में उलझाकर अपनी जरूरी बातों पर सोचने से दूर किया जा रहा है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी सरकार से ये पूछें कि हे सरकार, जब आप सरकार में आए थे तब भारत की जीडीपी क्या थी, और आज 6 साल बाद भारत की जीडीपी जब -23.9 23.9 पर पहुंच गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अखबार के किसी एक पन्ने पर कोरोना को जिम्मेदार ठहरा देने से हम जीडीपी के इस महापतन के लिए कोरोना को जिम्मेदार मान लें, या टीवी स्क्रीन पर गला फाड़ के चिल्ला रहे एंकरों के कहने से हम मान लें कि जीडीपी के इस महापतन के लिए सिर्फ कोरोना जिम्मेदार है? अगर आप सिर्फ ये मानने को तैयार हैं तो यकीन मानिए इस जीडीपी को और नीचे चले जाना चाहिए। तो साहब जरा इस पर भी सोचिए ना, इस पर भी सवाल उठाइए ना, मंथन कीजिए ना, कुछ दिमाग तो लगाइए। सिर्फ राजनीति में दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा, उसी राजनीति ने यह हाल किया है। अब जीडीपी के इस महा गिरावट से हमारी आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल जाएगा, ये भी सोचिए। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए गुलरेज होदा जी हैं। गुलरेज होदा जी 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। गुलरेज होदा साहब भारत के वित्त मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं, निदेशक रह चुके हैं। आप वर्ल्ड बैंक में भी डायरेक्टर का पद संभाल चुके हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। अब हम गुलरेज होदा जी की बात सुने इस मामले में, जो इसके महाविद्वान हैं, या गला फाड़ के जो प्रवक्ता चिल्लाते हैं उनकी बात मान लें, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का ई नहीं देखा होगा। ये आपको तय करना है कि हमें किसकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेना है। एक विषय के जानकार, पढ़े लिखे, अनुभवी आदमी की बात को ज्यादा गंभीरता से लेना है, या एक ऐसे आदमी को ज्यादा गंभीरता से लेना है जिसे विषय की रत्ती भर जानकारी नहीं, बस किसी पार्टी के लिए चिल्लाना आता हो। गुलरेज होदा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। -23.9 23.9, अब इसके बाद कहां जाएंगे? बहुतों का मानना है कि ये -24 से भी बुरी कहानी है, और इसलिए बुरी कहानी है क्योंकि जिस तरह से हमारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जीडीपी के लिए, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें जो असंगठित क्षेत्र है उसका आंकड़ा बड़ा लचर रहता है, लपक, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो वो समझिए कि जो संगठित क्षेत्र है उससे कुछ नंबर लेके आप उसको अप्लाई करते हैं असंगठित क्षेत्र पे। अच्छा। पर ये जो महामारी से मार है, या जो हमारे आर्थिक अवस्था में जो पतन हुई है, इसमें जो असंगठित क्षेत्र है, इस पे माना जाता है कि वार और भी धारदार हुई है, और भी तेज वार हुआ है। और अगर इसको जोड़ लिया जाए तो भारतीय अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये आंकड़ा -24% नहीं, ये करीब -32 या 33% पे जाके रुकेगा। बहुत बुरी हालत है सर तब तो। जी, ये बहुत गंभीर हालत है, और इसके बारे में हम लोग को संजीदगी से सोचना चाहिए। एक तो हम लोग यहाँ कैसे क्यों पहुंचे, और आगे इसके बारे में क्या करना चाहिए, इस पे लोगों को विचार करना चाहिए। जीडीपी जो है ना, जीडीपी आम आदमी बहुत ठीक से समझ नहीं पाता है। अगर हम इसको ऐसे बताएं कि इस जीडीपी के महापतन से हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ना है, तो शायद लोग ठीक से समझ पाए इसको। तो जीडीपी समझिए एक टोटल है, एक हिसाब निकलता है जोड़ के कि हमारे आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें बनाई गई हैं या जो सेवाएं दी गई हैं, प्रदान की गई हैं, अगर उनको आज के मूल्य से हम उन्हें तौले तो ये सब जोड़ के कहाँ आएगा। तो ये जो उत्पाद होता है या जो सेवाएं होती हैं, अगर उसका पतन होता है तो उसका क्या निष्कर्ष है, उसमें क्या मतलब है? उसका मतलब है
कि जो लोग ये उत्पाद करते हैं उनकी नौकरियां चली जाती हैं, जो सेवाएं देते हैं उनकी नौकरियां चली जाती हैं। जब नौकरियां जाती हैं तो जो उस परिवार में आय आता है वो आय कम हो जाता है। आय कम होता है तो आपको जो उपभोक्ता की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आप चीजें कम खरीदते हैं, बच्चा बीमार होता है तो आप दवाई नहीं खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब प्रोडक्शन के सेक्टर में एक आप बता रहे हैं और सर्विसेज में, सेवा क्षेत्र में, ये रोजगार कम होगा तो उपभोग की क्षमता कम होगी, जाहिर सी बात है। आय कम होगा तो उपभोग की क्षमता कम होगी, उपभोग की क्षमता कम होगी तो साहब तो फिर ये तो चेन पूरा घूम जाएगा ना। फिर तो सर फिर प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। जैसे ही हमारी उपभोग की क्षमता कम होगी, हम क्रय कम करेंगे तो अब प्रोडक्शन तो ऑलरेडी कम है लेकिन जो है वो भी नहीं बिकेगा, तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। नहीं तो बिल्कुल ध्वस्त होगा। और अगर इसको तत्काल और अभी इस पे हम लोग कोई एक्शन नहीं ले, कार्य नहीं करें तो ये पतन और भी खराब और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए जरूरी है ये नहीं, सिर्फ नहीं कि हम लोग को क्या नीतियां लानी चाहिए इसको रोकने के लिए, पर इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि इसका सही समय क्या है। और हमारे समझ से ये समय अभी है। सरकार के कुछ वक्ता हैं वो कहते हैं कि अभी आप इंतजार कीजिए, उस वक्त तक इंतजार कीजिए जब तक हमारा कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो कम ना हो जाए, उसके बाद सरकार कोई नई नीति लाएगी। ये मैं मानता हूं गलत है और हम लोग को कार्रवाई आज करनी चाहिए और आगे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों आज करनी चाहिए। सर जरूर इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि भाई सरकार कह रही है कि कोरोना की वजह से ये हुआ। हम मान सकते हैं कि कोरोना की भी एक भूमिका इसमें होगी, लेकिन जब मैं आज देख रहा था आपसे जब बातचीत हुई और ये तय हुआ कि आप आएंगे, तो मैं जब देख रहा था तो पता चला पिछले 3 सालों से लगातार डिक्लाइन हुआ है, लगातार जीडीपी का ग्रोथ रेट नीचे ही गया है। तो सिर्फ हम कोरोना को क्यों जिम्मेदार मान लें सर? पिछले 3 सालों में क्या हो? पिछले 3 साल पहले तो कोरोना नहीं था। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये शुरुआत हुआ है जब से हमारी नोटबंदी का काम शुरू हुआ था जी भारत में, और वो पहला शॉक था एक तरह से, आप समझिए। हाँ। हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी शॉक था। हाँ। और एक तरह से वो शॉक बढ़ता चला गया। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद आपने जीएसटी लागू किया। जीएसटी नैतिक तौर पे या बौद्धिक तौर पे एक अच्छा तंत्र है, पर जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जो उसके समझिए कागजात की जरूरत थी, जो ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट जिसको कहते हैं, इसका भी बहुत बुरा असर हुआ। जहां जीएसटी 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दर होते हैं, हमारे यहाँ 5-7 दर। गुजरात इलेक्शन में एक दिन बढ़ता था, एक दिन कम होता था। तो जिस गंभीरता से हमको जीएसटी इंप्लीमेंट करना था वो भी सही नहीं हुआ। उसके बाद फिर मार आया जो हमारे बैंकों पे जो एक बुरा प्रभाव पड़ा बिजनेस स्लो डाउन का, तो उससे लिक्विडिटी नए ऋण देने की क्षमता हुई। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो पतन शुरू हुआ है ये सिर्फ कोरोना से नहीं हुआ है, ये पिछले 2016 से मैं मानता हूं, 16 नवंबर से जी ये लोग कहते हैं ये शुरुआत हुई है और ये सिलसिला चलता जा रहा है और आखिर में सबसे बड़ा मार कोरोना का पड़ा। तो सरकार ने सर मतलब इन 3 सालों में सरकार ने इस संकट से उबरने की कोशिशें क्यों नहीं की? सरकार ने सरकार को, इसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, एक तरह से डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट तो बैंक्स को जो ठीक करने की जरूरत थी इन्होंने नहीं किया। अगर बैंक्स को आप ठीक कीजिएगा तो उनको एक स्वाधीनता देने की जरूरत है, नहीं तो पैसा आपका डूबता चला जाएगा। सरकार, बहुत लोग कहते हैं राजनीतिक कारणों से नहीं चाहते थे कि बैंक्स के ऊपर से कंट्रोल कम हो। दूसरे तरह अगर बैंक्स को आपने नहीं ठीक किया तो उनकी ऋण देने की क्षमता ठीक नहीं हुई। तो आप जो प्राइवेट सेक्टर है, जब ये पतन शुरू हुआ और उनके प्रॉफिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो उनको और ऋण की जरूरत थी, तो उनको ऋण मिलना बंद हो गया।
एनबीएफसी नाम सुना होगा, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस, आईएलएफएस, ये सब फेल कर गए। ये इसलिए फेल किए कि एक तो बहुत ज्यादा उन्होंने ऋण दे दिया था, पर दूसरी तरफ ये बैंक नहीं है, ये नॉन बैंक है जो बैंक से पैसा लेके फिर लैंड करते हैं। तो एक तरफ उनको लॉस होने लगा, दूसरे तरफ वो नया पैसा नहीं ला सकते थे। तो कहिए कि ये मिश्रण था, सही नीतियां सही वक्त पे नहीं की गई। एक जो सेंटीमेंट होता है इकोनॉमी में, जो एक भावना होती है, जो जोश होता है जिससे आधुनिक अर्थ स्थिति चलती है, वो इन लोगों ने उसको सही करने में अक्षम रहे। सर, क्या ये सच नहीं है कि भारत का वित्त मंत्रालय देश को लगातार गुमराह करता रहा? आप वित्त मंत्रालय की सिर्फ क्यों बात करते हैं? बहुत आलोचक का यह कहना है कि शायद सरकार का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है हेडलाइन मैनेजमेंट। तो उसमें वित्त मंत्रालय हो या दूसरे मंत्रालय हो, जब आप हेडलाइन मैनेजमेंट पे उतरते हैं कि रात के शाम के टीवी में सही समाचार चलना चाहिए, वास्तविकता क्या है, तो उसके तो बहुत ही संगीन नतीजे सामने आते हैं। आ ही गए ना सर, अब बचा क्या है आने को? इसके बाद भी कुछ और भी गिरना बाकी रह गया है? लोग का अनुमान है कि इस क्वार्टर में -24% कह रहे हैं, और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, पर एक आंकड़ा आ रहा है कि क्वार्टर 2 में 8 से 10% नेगेटिव जाएगा, क्वार्टर 3 में 10% नेगेटिव जाएगा, जो अनुमान लगा रहे हैं। चौथे क्वार्टर में पॉजिटिव आएगा, पर पॉजिटिव इसलिए नहीं आएगा कि आर्थिक व्यवस्था एक बैग ठीक हो जाएगी। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बेस इफेक्ट, क्योंकि जो दर हम नापते हैं ये पिछले साल लास्ट क्वार्टर तुलना में इस साल लास्ट क्वार्टर। तो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था वो भी बहुत नीचे था, कोविड शुरू हो गया था, तो उसका बेस बहुत नीचे है, इसलिए वहां ग्रोथ दिखेगा पॉजिटिव। पर अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं कि पूरे साल का जो नंबर आएगा 10 से 13% नेगेटिव के रेंज में रहे। सर, गरीबी किस कदर बढ़ेगी? गरीबी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, आय कम होगा, तो गरीबी तो बढ़ेगी, और गरीबी के साथ साथ मतलब वो किस कदर, किस तरह से भयावह होगी वो स्थिति? लोगों को खाने के लिए नहीं होगा, स्टारवेशन, भूखमरी होगी। अभी जो इन लोगों ने स्कीम किया है, फ्री राशन दे रहे हैं गांव में 5 किलो, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। हम भी गांव बहुत अक्सर रहते हैं, चंपारण जिला में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसको बढ़ाने की जरूरी है। दूसरी चीज यह है कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है उसमें अनुमान है कि करीब 25% आबादी छूट जाती है उसमें। तो उनको हम कैसे जाल में ले आए? तो लोग कहते हैं कि इसको यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, आप सबको दीजिए, और जो सक्षम है वो नहीं लेता है वहां से आके, हम और आप राशन दुकान पे नहीं लाइन में खड़े होके खरीदते हैं। तो भूखमरी के लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। आय और आमदनी कम होने से हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे निजी व्यय बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली भी लचर है। तो इसलिए जब आपके आय कम होंगे, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, बिहार लीजिए मिसाल के तौर पे, तो 85% औसतन आदमी का जो स्वास्थ्य पे व्यय होता है निजी पॉकेट से आता है जी, 85% जी। तो अगर 85% स्वास्थ्य पे आप खर्चा कर रहे हैं, आपका आय कम हो जाता है, आधा हो जाता है, तो आप तो बीमारी से भी नहीं लड़ सकते। शिक्षा की तो बात दूर ही। सर, एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए, गरीबी किस कदर बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिस करवा दी गई है थाली बजाने की। थाली जब खाली होगी तो कीजिएगा क्या? भूख से जब पेट में ऐंठन होगी तो थोड़ी बजा लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का मतलब है कि कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि कटोरा लेकर पाकिस्तान भीख मांग रहा है,
वो ये देखेंगे कि उनका देश भी भीख मांगने लगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। हम उम्मीद करें कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देश का जो आम आदमी है, मजदूर है, गरीब है, वो बेहद मुफलिसी की जिंदगी पहले से जी रहा है। वो अब भरपेट खाएगा कैसे, बच्चों को खिलाएगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ और भी सवाल हैं। जो मिडिल क्लास है, जो हम और आप लोग हैं, हमारे आपके घर के बच्चे जो बैंकिंग, रेलवे वगैरह वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियां खत्म की जा चुकी हैं, बैंक की नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अब हमारे आपके पास किस किस्म का संकट होगा, क्योंकि हमारे देश के पास पैसा नहीं है। गुलरेज होदा जी, अब मिडिल क्लास के पास किस किस्म का संकट होगा? मिडिल क्लास में भी अगर कहें छटनी जो नौकरी से हटाने की प्रथा होगी, वो धीरे धीरे पहुंच रही है। आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरियां जा रही हैं। एफएमसीजी गुड्स जिसे कहते हैं, दुकानों में जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसका उत्पाद कम हो रहा है। तो ये सही है कि ये सिर्फ गरीब पे ही नहीं रहेगा, ये मिडिल क्लास तक पहुंचेगा। और अगर हम लोग आर्थिक स्थिति को ठीक करने में सफल नहीं हुए अगले 6 महीने 1 साल में, तो नतीजा बहुत ही गंभीर हो सकता है। सर, सुधारें कैसे? जो अर्थशास्त्री हैं वो अगर कुछ सुझाव दे रहे हैं तो उन्हें गद्दार, देशद्रोही, शब्दावलियों में बहुत सारे शब्द हैं इन लोगों के सर। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे, उन्हें तो वो टेररिस्ट तक बोल जा रहे हैं। जो सरकार को कुछ बताना चाह रहे हैं वो इनकी निगाह में टेररिस्ट है। तो कौन ठीक करेगा सर? कैसे चीजें ठीक होंगी? नहीं, लोगों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया इंडिपेंडेंट है, मैंने कहा ये सवाल अर्थशास्त्री से मुझे नहीं पूछना चाहिए। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, उसमें है बहुत बहादुर मीडिया भी है अभी जी, भी। जी, निश्चित तौर पर कुछ लोग हैं, उन्हीं के भरोसे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। और उनकी तो एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी है। 4th स्तंभ कहा जाता है, 4था स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है। आज नहीं तो कल वो लोग रास्ते पे आएंगे। मेरा मानना है कि इतने जमाने से हमारा देश चला आ रहा है, इतने कठिनाइयों से पार कर चुका है। मैं समझता हूं कि आज के जो हालात हैं, इन कठिनाइयों से भी हम लोग जूझ के निकलेंगे और मजबूत निकलेंगे। सर, क्या उपाय करने चाहिए सरकार को इस वक्त? मतलब सरकार क्या करने में चूक गई और अब उसे क्या करना चाहिए? उससे पहले 2 चीजें सरकार को करनी होगी। एक तो वो माने कि हमारे पास समस्या है और इस समस्या के क्या क्या आयाम है। सर, वो तो समस्या मान ही रही। जैसे आप अर्थशास्त्री, अगर इकोनॉमिस्ट हैं तो आप सरकार के लिए समस्या है। वो तो जनरल बातें हो गई। सरकार को थाली पीटने वाले लोग चाहिए, इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए। नहीं, सरकार में भी बहुत अच्छे लोग हैं और मेरे बहुत से जानकार हैं इस सरकार में भी, जो सरकार की भागीदारी में अपने सीमा को मानते हुए भी बोलते हैं लोग। सबसे प्रथम बात जो है, अगर आर्थिक नीतियों की बात करें तो हमारे इकोनॉमी में डिमांड जिसको कहते हैं मांग को वापस लाना पड़ेगा। और वो मांग कैसे लाना है उस पे हम लोग को चर्चा करनी। सर, पैसा होगा तब तो ठीक है। ये हमारी जेब में पैसा हो तब तो मैं कुछ खरीदने की हिम्मत करूं। ये आपका बहुत ही उचित सवाल है। कल को मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, देश के 80% तो नौकरी पेशा लोग यही सोच रहे हैं, वो तो कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं ना। बहुत उचित सवाल है। तो फिर अगर ये डायग्नोसिस है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये पैसा कैसे पहुंचाएं, क्योंकि दूसरा कोई पहुंचाने वाला नहीं है। जो नौकरी देने वाला है वो तब तक नहीं पैसा खर्चा करेगा जब तक वो जानेगा कि, यकीन करेगा कि लोग हमारे सामान खरीदेंगे। तो एक तरह समझिए चक्र है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को एक फाइनेंशियल पैकेज, एक फिस्कल पैकेज लेके आना पड़ेगा। अगर आप वक्त दें 2 मिनट तो मैं जरूर। तो ये फिस्कल पैकेज क्या होगा जिसके बिना ये चक्र टूटेगा नहीं।
तो सबसे पहले तो जो राज्यों को जो पैसा मिलना चाहिए, जो कोरोना महामारी से जो लड़ रहा है, मोर्चा जिसने बांधा है, वो राज्य सरकार है। खर्चा राज्य सरकार का हो रहा है जी। और राज्य सरकार को पैसा कम मिल रहा है केंद्र सरकार से। आपने सुना होगा जो जीएसटी मिलना चाहिए था राज्य सरकारों को, अप्रैल के बाद से वो नहीं मिल रहा है। और अब बहस छेड़ दिया है वित्त मंत्रालय ने कि आप लोग पैसा ऋण पे लीजिए और हम बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल गलत नीति है। जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन है ये राज्यों का अधिकार है। केंद्र सरकार को ऋण के तौर पर ले अगर उनके पास पैसा नहीं है और राज्य सरकार को दे, राज्य सरकार ये पैसा खर्चेगी तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। वो तो देने को तैयार ही नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि इससे राज्य उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपना ही पैसा मांगने के लिए। तो ये तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने वाला। जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है उन्होंने खुल के कह दिया है कि हम अपने ऋण नहीं उठाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय ने एक नया छोड़ दिया है, वो एक्ट ऑफ गॉड वाली बात जो आप लोग सुनते हो। अगर वो समझिए कि त्रासदी की बात नहीं होती तो हंसने वाली बात ही है सर। पर ये यहीं पे जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, यही संकट के वक्त निकल के आता है। हमारी जो समस्या है आज, वित्तीय समस्या, फिस्कल समस्या, कोरोना की समस्या, एक ये समझिए राष्ट्रीय चुनौती है, सिर्फ बिहार की नहीं, बंगाल की नहीं। तो इसमें लीडरशिप, नेतृत्व सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए, पर साथ साथ सारे राज्यों को लेकर चलना चाहिए। और अगर वो नहीं दिखाती है तो मैं समझता हूं कि वो नेतृत्व के किसी क्षेत्र में कम नापे जाएंगे। सर आप जैसे बात कीजिए, भाई बिहार में बिल्डर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, या इस तरह के तमाम सेक्टर। आप किसी दुकान में चले जाइए, टीवी, फ्रिज काफी महंगा आइटम होता है, वो कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं बिक रहा है। अब बिल्डर अगर फ्लैट नहीं बेच रहा, इसका मतलब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर, राजमिस्त्री बेरोजगार हैं। या जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, गाड़ियां नहीं बेच पा रहे हैं या टीवी फ्रिज नहीं बेच पा रहे हैं, तो इनके यहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार होंगे। बिल्डर क्यों नहीं बेच पा रहा है? अब एक रेलवे के एम्प्लॉय ने बताया कि भाई इस सरकार में कुछ भरोसा ही नहीं, किसको कब रिटायर कर दिया जाए, कह के कि आप काम लायक नहीं, आप रिटायर हो गए। अब हमने अगर 20 साल के लोन पे ले लिया किस्तों पे मकान, तो फिर अगर कल को अचानक सरकार हमें रिटायर कर देगी तो हम किस्तें कहां से जमा करेंगे? तो ये जो एक डर का माहौल हो गया है, इसे हम कह सकते हैं कि असमंजस की जो स्थिति पैदा हो गई है सर, इसमें तो फिर इस जीडीपी के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं सकते ना इस माहौल में। ये भी एक हमारे देश में और आर्थिक स्थिति में, आर्थिक नीतियों में ये समस्या है कि जब अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, तो आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं, क्योंकि डर लगता है लोगों के क्या नतीजा है। प्राइवेट वाले तो डरे हुए हैं, सरकारी वालों की हालत बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं जोड़ रहा हूं इसको। फिर मैं जाऊंगा वही नोटबंदी पे। आपने एक बार अगर नोटबंदी कर दी है तो आपका जो बैंक नोट है उसकी विश्वसनीयता पे लोग डाउट, संदेह करने लगते हैं। तो वही चीज उभर के अब दूसरे क्षेत्रों में भी आ रही है। पर ये सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम हो, अधिकारीगण हो, अगर आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी फिर से चलने लगेगी, अगर हम मांग फिर से कर लेंगे, और मांग देने का मैंने सिर्फ एक ही आपको उदाहरण दिया था, जीएसटी, उसके साथ साथ और भी तरीके हैं। गांव में आपको मांग उठाना पड़ेगा। आप जो जनधन के में डाल रहे थे 500 रुपए, वो 500 रुपए से बढ़ा के कम से कम 2 से 3 हजार रुपया करने होंगे। और हम लोग बात कर सकते हैं पैसा कहां से आएगा, वो अलग चीज है। मनरेगा जो बीच में महामारी में बहुत सफल हुआ था, सुनने में आया है कि इस महीने से उसका पैसा बंद हो गया, बंद होने जा रहा है। तो वो मनरेगा फिर से लाना पड़ेगा, ग्रेन्स और देने पड़ेंगे। इसी तरह पहले तो इनकम ट्रांसफर होगा, पर उसी के साथ साथ जिसको पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण के काम, जो कंस्ट्रक्शन है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वगैरह वगैरह, उसको एक युद्ध स्तर पे आपको काम चालू करना होगा। मैं चंपारण का उदाहरण दूं, हमारे यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर बन रहा है,
इसको क्यों नहीं युद्ध स्तर पे हम इस पे काम करें। हाँ, उस पे बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बहुत लोगों से आय सृजन होगा, आय से फिर मांग बढ़ेगी, तो पूरे इकोनॉमी में उसका मतलब बाजार में पैसा आएगा तो उत्साह अपने आप दिखेगा। चलिए, अब ये बात हम आप कर सकते हैं, संभव है कि इस बात को कर लेने भर से हम और आप किसी की निगाह में गद्दार हो गए हों, देशद्रोही हो गए हों, संभव है। लेकिन साहब, जिस तरह से अर्थव्यवस्था डूब रही है, खतरनाक स्थिति है, थाली खाली हो जाएगी, बजाने की हालत में भी नहीं बचेंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि थाली, ताली, दिवाली, टॉर्च, मोमबत्ती नीचे रखिए और सवाल पूछिए कि देश को बर्बाद करने वालों, बताओ सुधरोगे कब? ये सवाल जरूर पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलरेज होदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।